शहर की सबसे आलीशान नाइट क्लब के बाहर टायरों के रगड़ने की चीख सुनाई दी। एक चमचमाती काली स्पोर्ट्स कार आकर रुकी और उनमें से उतरा दीपक। हाथ में महंगी घड़ी, चेहरे पर बेपरवाह मुस्कान और आंखों में वो घमंड जो सिर्फ बेहिसाब दौलत से आता है। दीपक के लिए जिंदगी एक अंतहीन पार्टी थी। उसके पिता के सिंघानिया शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन दीपक को बिजनेस की फाइलों से ज्यादा दिलचस्पी महंगी शराब और देर रात तक चलने वाली रेसिंग में थी। अरे दीपक भाई, आज तो महफिल आपके नाम है, उसके एक चापलूस दोस्त ने आगे बढ़कर कहा। दीपक ने लापरवाही से अपनी कार की चाबी वॉचमैन की तरफ उछाली और बिना पीछे मुड़े क्लब के अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे दोस्तों की एक पूरी फौज थी। म्यूजिक की तेज धमक और डिस्को लाइट्स के बीच दीपक खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज, हर खुशी और यहाँ तक कि हर इंसान की कीमत लगाई जा सकती है। उस रात भी उसने लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उनके आलीशान कमरे के पर्दे चीर कर अंदर आई तो दीपक का सिर भारी था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके पिता के सिंघानिया हाथ में अखबार लिए कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर आज हमेशा वाली नरमी नहीं, बल्कि एक सख्त फैसला था। कब तक चलेगा ये सब दीपक? पिता की आवाज में गूंजती गंभीरता ने दीपक की नींद उड़ा दी। डैड प्लीज, सुबह सुबह लेक्चर नहीं, दीपक ने तकिए में मुंह छिपाते हुए कहा। ये लेक्चर नहीं है दीपक, ये आखिरी फैसला है। मैंने तय किया है कि तुम्हें सुधारने का अब एक ही तरीका है, शादी। कल हम मेरे एक पुराने दोस्त के घर जा रहे हैं। उनकी बेटी मधु से तुम्हें मिलना होगा। अगर तुमने इस रिश्ते के लिए मना किया या वहाँ कोई बदतमीजी की तो याद रखना, तुम्हारी सारी गाड़ियाँ, क्रेडिट कार्ड्स और ये ऐसो आराम आज ही छीन लिए जाएंगे। दीपक झटके से उठकर बैठ गया। शादी? और वो भी किसी छोटे शहर की लड़की से? डैड, आप जानते हैं मेरा स्टैंडर्ड्स क्या है। स्टैंडर्ड्स कपड़ों और कारों से नहीं, संस्कारों से होता है दीपक, जो तुम भूल चुके हो। पिता ने दो टूक शब्दों में कहा और कमरे से बाहर निकल गए। दीपक गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि यह उसके ईगो पर चोट है। उसने मन ही मन सोचा, ठीक है डैड, मैं चलूंगा उस लड़की से मिलने, लेकिन मैं उस मधु के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि वह खुद इस शादी के लिए मना कर देगी। देखते हैं उस मामूली लड़की में कितना दम है। दीपक को अंदाजा भी नहीं था कि वह जिस लड़की को मामूली समझ रहा है वह उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। रोमांच की यह शुरुआत थी, जहां एक तरफ घमंड का पहाड़ था और दूसरी तरफ स्वाभिमान की नदी। अगली सुबह दीपक बेमन से तैयार होकर अपने पिता के साथ अपनी चमचमाती एसयूवी में बैठकर उस छोटे से शहर की ओर रवाना हुआ, जहां मधु का परिवार रहता था। पूरे रास्ते दीपक के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। वह बार बार अपने फोन पर दोस्तों के मैसेज देख रहा था और सोच रहा था कि कहाँ वह आज किसी बड़े रिसॉर्ट में पूल पार्टी कर रहा होता और कहाँ उसे इस धूल भरे रास्ते पर जाना पड़ रहा है। डैड, वहाँ नेटवर्क भी आएगा या नहीं? पता नहीं कैसे लोग होंगे, दीपक ने तंज कसते हुए कहा। उसके पिता ने उसकी ओर देखे बिना शांत स्वर में जवाब दिया, नेटवर्क का तो पता नहीं दीपक, लेकिन वहाँ तुम्हें इंसानियत और तहजीब जरूर देखने को मिलेगी। जैसे ही उनकी गाड़ी एक साधारण लेकिन बेहद साफ सुथरे घर के सामने रुकी, मोहल्ले के लोग कौतूहल से उस बड़ी गाड़ी को देखने लगे। दीपक ने काले चश्मे चढ़ाए और नीचे उतरा।
धूल और गर्मी देखकर उसने अपना रुमाल निकाला और अपनी नाक सिकोड़ ली। उसके पिता के दोस्त, जो कि एक स्कूल मास्टर थे, बड़े ही प्रेम से बाहर आए और उनका स्वागत किया। घर के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और सुगंधित था। मिट्टी के घड़ों का ठंडा पानी और आंगन में लगे तुलसी के पौधों की महक ने वातावरण को सुकून दे रखा था। लेकिन दीपक के लिए यह सब पुराने जमाने का और बोरिंग था। तभी अंदर से मधु हाथ में चाय और नाश्ता लिए बाहर आई। दीपक को लगा था कि कोई घूंघट वाली या दबी कुचली सी लड़की होगी, लेकिन सामने जो लड़की खड़ी थी वह आत्मविश्वास से भरी थी। साधारण सा सूती सूट, लंबी चोटी और आंखों में एक अजीब सी चमक। मधु ने बड़े ही सलीके से सबको नमस्ते किया और चाय पेश की। जब वह दीपक के पास पहुंची तो दीपक ने जानबूझकर उसे नीचा दिखाने का मन बनाया। उसने चाय का कप उठाने के बजाय अपने फोन में व्यस्त होने का नाटक किया और रूखेपन से बोला, मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए, शुगर फ्री। चाय वाय मैं नहीं पीता। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मधु के पिता थोड़ा असहज हो गए, लेकिन मधु के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई। उसने सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया, माफ कीजिएगा, यहाँ मेहमानों का स्वागत चाय और गुड़ से करने का रिवाज है। कॉफी शहर में अच्छी मिलती है, यहाँ तो आपको हमारे घर की सादगी ही मिलेगी। कोशिश करके देखिए, शायद कड़वाहट कम हो जाए। मधु की बातों में एक छिपा हुआ कटाक्ष था जिसे दीपक तुरंत समझ गया। उसे पहली बार किसी लड़की ने इतनी सफाई से जवाब दिया था। थोड़ी देर बाद दोनों परिवारों ने उन्हें अकेले में बात करने के लिए आंगन में भेज दिया। दीपक ने चारों ओर देखते हुए कहा, देखो मधु, तुम सीधी साधी लड़की हो और मैं, खैर मेरी लाइफ स्टाइल तुमने देख ही ली होगी। मेरी एक घड़ी की कीमत तुम्हारे इस पूरे घर के बराबर होगी। बेहतर यही होगा कि तुम खुद इस शादी के लिए मना कर दो। तुम मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। मधु ने बड़े धैर्य से दीपक की बात सुनी। उसने अपनी आंखें दीपक की आंखों में डाली और शांत स्वर में कहा, दीपक जी, आपको गलतफहमी हो गई है। मुझे आपकी घड़ी की कीमत में कोई दिलचस्पी नहीं है। और रही बात शादी की, तो शादी दो बराबरी वालों में होती है। जहां एक इंसान को अपनी दौलत का इतना घमंड हो कि वह दूसरे की इज्जत करना भूल जाए, उस इंसान के साथ तो मैं खुद कभी अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। इतना कहकर मधु बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। दीपक सन्न रह गया। आज तक लड़कियों ने उसके पैसों के पीछे चक्कर काटे थे, लेकिन यह पहली लड़की थी जिसने उसके पैसे को उसके मुंह पर ठुकरा दिया था। दीपक का अहंकार बुरी तरह घायल हो चुका था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और बुदबुदाया, इतना एटीट्यूड, अब तो मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब तुम्हारा यह गुरूर तोड़ दूंगा। मधु की बातों ने दीपक के अहंकार पर गहरी चोट की थी। वह रात भर सो नहीं सका। उसे बार बार मधु का वह चेहरा याद आ रहा था, जिसमें डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चुनौती थी। अगली सुबह जब दीपक के पिता ने वापस शहर चलने की तैयारी की, तो दीपक ने सबको चौंकाते हुए एक नया दांव खेला। डैड, मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना चाहिए। आखिर शादी का फैसला जिंदगी भर का होता है, तो क्यों ना मैं मधु और उसके परिवार को थोड़ा और करीब से जानूं। दीपक ने चेहरे पर एक झूठी मासूमियत लाते हुए कहा। उसके पिता यह सुनकर बेहद खुश हुए। उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे का दिल बदल रहा है, लेकिन दीपक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह चाहता था कि वह यहाँ रहकर मधु को यह दिखाए कि शहर की चकाचौंध और उसकी शख्सियत के सामने यह गांव और मधु की सादगी कितनी छोटी है। दीपक का रुकना मधु के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। उसे पता था कि दीपक यहाँ किसी नेक इरादे से नहीं रुका है।
अगली सुबह दीपक ने अपनी महंगी सिल्क की शर्ट पहनी और गांव की उबड़ खाबड़ गलियों में टहलने निकला। उसने देखा कि मधु पास के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रही थी। दीपक ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और धूल उड़ाते हुए उसके पास जाकर ब्रेक मारा। हेलो मिस मधु, इतनी गर्मी में पैदल? चलिए, मैं आपको अपनी एयर कंडीशनर कार में छोड़ देता हूँ, वरना आपकी ये साधारण सी स्किन झुलस जाएगी। दीपक ने चश्मा उतारते हुए मजाक उड़ाया। मधु रुकी। उसने दीपक की तरफ देखा और शांति से बोली, शुक्रिया दीपक जी, लेकिन मुझे पसीने से परहेज नहीं है। जो लोग पसीने की खुशबू नहीं जानते, उन्हें ही एसी की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी ये गलियां इतनी तंग है कि आपकी ये बड़ी गाड़ी यहाँ की शांति भंग कर रही है। दीपक को फिर से एक करारा जवाब मिला था। वह चिढ़ गया और गाड़ी से उतरकर उसके पीछे पीछे स्कूल तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि स्कूल की छत टूटी हुई थी और बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे थे। दीपक ने मौका देखते ही ताना मारा, वाह, यहाँ तो छत भी नहीं है। मधु, तुम इन बच्चों का वक्त बर्बाद कर रही हो। मेरी कंपनी के एक दिन के मुनाफे से ऐसे 10 स्कूल खड़े हो सकते हैं। पैसा हो तो सब मुमकिन है। मधु ने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा और बिना दीपक की तरफ देखे कहा, पैसा स्कूल की इमारत तो बना सकता है दीपक जी, लेकिन शिक्षा और संस्कार नहीं। इन बच्चों के पास भले ही छत नहीं है, लेकिन इनके सपने आपसे कहीं ऊंचे हैं। आप शायद बहुत अमीर हैं, लेकिन दिल से उतने ही गरीब। दीपक ने गुस्से में आकर स्कूल के एक पुराने बेंच पर हाथ मारा। तभी उसका पैर कीचड़ में फिसल गया और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसकी महंगी शर्ट और बाल मिट्टी से सन गए। उसे गिरता देख क्लास के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। दीपक को लगा कि वह जमीन में गड़ जाए। वह अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन तभी पीछे से मधु की आवाज आई, रुकिए। मधु उसके पास आई और अपना साफ सूती रुमाल उसकी तरफ बढ़ाया। शायद आपको इसकी जरूरत पड़े। शहर की सफाई यहाँ काम नहीं आएगी, यहाँ दिल की सफाई मायने रखती है। दीपक ने रुमाल को झपट लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। वह मधु को नीचा दिखाने आया था, लेकिन हर बार वह खुद छोटा साबित हो रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि मधु को हराना इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। पिछली रात की बेइज्जती के बाद दीपक ने तय कर लिया था कि वह अब सीधे तरीके से नहीं, बल्कि चाल चलकर मधु को परेशान करेगा। उसने सोचा कि अगर वह गांव की सुख सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाए तो शायद मधु को बुरा लगे। अगली सुबह गांव में बिजली गुल थी। दीपक पसीने से तरबतर होकर अपने कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि मधु रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। गर्मी और धुएं के बीच भी उसके चेहरे पर एक सुकून था। दीपक ने तंज कसते हुए कहा, सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी तक बिजली नहीं है। तुम लोग इस नरक में कैसे रहते हो? शहर में तो 1 सेकेंड के लिए भी एसी बंद हो जाए तो हंगामा मच जाता है। यह जिंदगी है या सजा? मधु ने मुस्कुराते हुए पलटकर देखा और कहा, दीपक जी, सजा उन्हें लगती है जिन्हें खुद के साथ वक्त बिताने की आदत नहीं होती। यहाँ बिजली नहीं है, लेकिन ठंडी हवा और सपनों का साथ है। आप शायद सुविधाओं के गुलाम हो चुके हैं। तभी गांव का एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और मधु से बोला, दीदी, काकी की तबीयत बहुत खराब है। वो सांस नहीं ले पा रही है और गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। मधु तुरंत उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर थी। उसने दीपक की तरफ देखा।
आप अपनी बड़ी गाड़ी और सुविधाओं की बहुत बातें करते हैं ना। आज साबित करने का मौका है। काकी को तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा, वरना उनकी जान जा सकती है। क्या आप चलेंगे? दीपक पहले तो हिचकिचाया। उसे अपनी नई कार की सीटों की फिक्र थी कि कहीं मरीज के बैठने से गाड़ी गंदी ना हो जाए, लेकिन मधु की आंखों में एक ऐसी उम्मीद और अधिकार था कि वह ना नहीं कर पाया। दीपक ने तेजी से गाड़ी निकाली। रास्ते में सड़क बहुत खराब थी, गाड़ी हिचकोले खा रही थी, लेकिन दीपक ने पहली बार अपनी कार की कीमत से ज्यादा उस मरीज की जान की फिक्र थी। मधु पीछे बैठकर बुजुर्ग काकी के सिर को अपनी गोद में रखे उन्हें ढांढस बंधा रही थी। दीपक ने शीशे से मधु को देखा। वह कितनी शांत और हिम्मत वाली थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने मरीज को भर्ती कर लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अगर आप लोग इन्हें 10 मिनट भी देरी से लाते तो इन्हें बचाना मुश्किल होता। सही समय पर गाड़ी मिल गई, यही सबसे बड़ी बात रही। मधु ने राहत की सांस ली और दीपक की ओर मुड़कर कहा, शुक्रिया दीपक जी, आज आपकी उस गाड़ी ने जिससे मुझे नफरत थी, किसी की जान बचा ली। शायद पैसा और साधन उतने बुरे नहीं होते अगर उन्हें सही नियत से इस्तेमाल किया जाए। दीपक को पहली बार अपनी दौलत पर घमंड नहीं बल्कि गर्व महसूस हुआ। उसे समझ आया कि असली खुशी क्लब में पैसे उड़ाने में नहीं बल्कि किसी की आंखों के आंसू पोंछने में है। उस दिन रास्ते में वापस आते समय दीपक चुप था। उसके दिमाग में मधु की बातें गूंज रही थी। जब वे घर पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। दीपक ने मधु से कहा, वो तुम्हारा रुमाल कल मेरे पास ही रह गया था, मैं उसे धोकर वापस कर दूंगा। मधु ने धीमे से मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आप उसे रख सकते हैं। वो आपको याद दिलाता रहेगा कि मिट्टी की चमक सोने से ज्यादा हो सकती है। दीपक अपने कमरे में गया और उस साधारण से रुमाल को देखने लगा। उसके दिल के किसी कोने में मधु के लिए नफरत की जगह अब एक अनजाने सम्मान ने लेनी शुरू कर दी थी। गांव की सुबह शहर की तुलना में बहुत जल्दी और खुशनुमा होती है। दीपक, जो कल की घटना के बाद पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था, तड़के ही उठ गया। उसके मन में अब मधु को नीचा दिखाने की आग ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी, ऐसी बेचैनी जो उसे बार बार मधु की तलाश करने पर मजबूर कर रही थी। दोपहर के वक्त आसमान में अचानक काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल गई। दीपक अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर बारिश देख रहा था। तभी उसने देखा कि मधु बाहर आंगन में सूख रहे अनाज को बचाने के लिए भाग रही है। दीपक बिना सोचे समझे बाहर बारिश में कूद पड़ा। रुको मधु, मैं मदद करता हूँ, दीपक चिल्लाया। मधु हैरान रह गई। शहर का वह लड़का जो धूल से नफरत करता था, आज बारिश में भीगते हुए मिट्टी के बर्तनों और अनाज की बोरियों को उठाने में उसकी मदद कर रहा था। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी सारा सामान बरामदे में पहुंचाया। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। जैसे ही वे बरामदे की छत के नीचे पहुंचे, मधु अपनी भीगी जुल्फों से पानी झटकने लगी। पानी की कुछ बूंदें दीपक के चेहरे पर गिरी। दीपक वही ठिठक गया। बारिश की बूंदों से लदी मधु की पलकें और उसकी सादगी उस वक्त किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दीपक की नजरें मधु के चेहरे पर ठहर गई। मधु ने जब दीपक की ओर देखा तो उसकी आंखों की गहराई देखकर वह भी सकपका गई। कुछ पल के लिए दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ बारिश की आवाज और उसकी धड़कनों की रफ्तार सुनाई दे रही थी।
आप पूरी तरह भीग गए हैं, आपको जुकाम हो जाएगा। मधु ने नजरें झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में पहली बार दीपक के लिए वह कड़वाहट नहीं बल्कि एक कोमल चिंता थी। दीपक थोड़ा करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, शायद ये बारिश जरूरी थी मधु। शहर के एयर कंडीशनर में वो ठंडक नहीं थी जो आज इन बूंदों में महसूस हो रही है। और सच कहूँ तो पहली बार मुझे भीगने से डर नहीं लग रहा। मधु का दिल जोर से धड़का। उसने बात बदलने की कोशिश की। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जैसे ही मधु जाने के लिए मुड़ी, उसका पैर गीले फर्श पर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि दीपक ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे थाम लिया। मधु का संतुलन दीपक की बाहों में आकर ठहरा। समय जैसे रुक गया। मधु का सिर दीपक के कंधे के करीब था और उसकी सांसें दीपक की गर्दन को छू रही थी। दीपक ने महसूस किया कि उसकी दुनिया का सारा वैभव इस एक पल के सामने फीका है। मधु की आंखों में एक डर था, लेकिन साथ ही एक गहरा एहसास भी, जिसे वह अब तक नकारती आ रही थी। संभल के मधु, हर बार तुम्हें बचाने के लिए मैं पास नहीं रहूंगा, दीपक ने बहुत ही मध्यम और रोमांटिक लहजे में कहा। मधु ने धीरे से खुद को छुड़ाया और बिना कुछ बोले अंदर भाग गई, लेकिन उसके गालों पर आई लालिमा दीपक से छिपी नहीं रही। दीपक वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। उसे समझ आ गया था कि उसे मधु से प्यार हो गया है और यह प्यार उसे एक नया इंसान बना रहा है। अंदर जाकर मधु ने आईने में खुद को देखा। उसके दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। उसने खुद से कहा, नहीं मधु, वो अमीर घमंडी लड़का तुम्हारा कुछ नहीं लगता। लेकिन उसका मन जानता था कि दीपक अब वह पुराना घमंडी लड़का नहीं रहा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आंगन की गीली मिट्टी पर दीपक और मधु के एहसासों की महक अभी भी बाकी थी। उस शाम दीपक का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह अब घर के सोफे पर नहीं बल्कि आंगन की मुंडेर पर बैठकर मधु के पिता से गांव की खेती और स्कूल की समस्याओं के बारे में बातें कर रहा था। मधु रसोई से चोरी छिपे दीपक को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का अपनी महंगी कार के टायर पर धूल लगने से चिढ़ता था, वह आज जमीन पर बैठकर पुराने मास्टर जी की बातें इतनी दिलचस्पी से सुन रहा है। चाय लीजिए, मधु ने चाय का कप दीपक की ओर बढ़ाते हुए कहा। दीपक ने कप लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, शुक्रिया मधु। वैसे क्या आज इसमें चीनी कम है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मिठास किसी और चीज में ज्यादा है। मधु ने बात को अनसुना करने का नाटक किया, लेकिन उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ज्यादा बातें मत बनाइए और चाय पीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। अगले दिन दीपक ने मधु के साथ गांव के मेले में जाने की जिद की। मधु उसे मना नहीं कर पाई। मेले की भीड़, रंग बिरंगे गुब्बारे और ढोल की आवाज के बीच दीपक एक छोटे बच्चे की तरह खुश दिख रहा था। उसने अपने लिए नहीं बल्कि मधु के लिए जबरदस्ती नीली चूड़ियां खरीदी। ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, दीपक ने चूड़ियां उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मधु ने झिझकते हुए कहा, इनकी क्या जरूरत थी? मैं ये सब नहीं पहनती। पहना करो, कभी कभी सादगी को भी सजावट की जरूरत होती है। दीपक का स्वर इतना कोमल था कि मधु उसे मना नहीं कर सकी। उसने वही अपनी कलाई दीपक की ओर बढ़ा दी। जब दीपक ने धीरे से उसकी कलाई थामकर चूड़ियां पहनाई, तो उन दोनों के बीच एक अनकहा सा वादा तैर गया। लेकिन खुशियों के इस छोटे से संसार में अभी एक तूफान आना बाकी था। मेले के बीचों बीच अचानक एक तेज हॉर्न बजा और एक लाल खुली जीप आकर रुकी।
उसमें से दीपक का पुराना दोस्त रॉकी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तान्या नीचे उतरे। उन्होंने दीपक को इस हालत में और एक गांव की लड़की के साथ देखा तो जोर जोर से हंसने लगे। ओह माय गॉड दीपक, तुम यहाँ इस बदसूरत गांव में क्या कर रहे हो? और ये कौन है? तुम्हारी नई सर्वेंट? तानिया ने मधु की ओर घृणा से देखते हुए कहा। दीपक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रॉकी ने ताना मारा, भाई हमें लगा तू यहाँ किसी बिजनेस डील के लिए आया है, पर तू तो यहाँ विलेज रोमांस कर रहा है। चल छोड़ ये सब। शहर में आज रात को बहुत बड़ी पार्टी है। डैड को झूठ बोल देंगे और हम अभी निकलते हैं। मधु चुपचाप खड़ी यह सब देख रही थी। उसे लगा कि शायद दीपक अब अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाएगा। आखिर वह भी तो वही सब चाहता था। दीपक ने तानिया की तरफ देखा और फिर मधु की तरफ, जिसकी आंखों में नमी थी लेकिन स्वाभिमान अभी भी बरकरार था। दीपक ने रॉकी का हाथ झटक दिया और बोला, तानिया, जिसे तुम बदबू कह रही हो वो इस मिट्टी की खुशबू है। और मधु, ये मेरी लाइफ की सबसे खास इंसान है। तुम लोग यहाँ से अभी जा सकते हो क्योंकि मेरी असली पार्टी और मेरी असली दुनिया अब यहीं है। तानिया और रॉकी सन्न रह गए। वे गुस्से में अपनी जीप लेकर वहां से चले गए। जब वे चले गए तो मधु ने धीमी आवाज में पूछा, आपने उन्हें अपने साथ जाने से मना क्यों किया? वो तो आपके अपने लोग थे। दीपक ने मधु के करीब आकर उसका हाथ थाम लिया और बोला, वो मेरे बीते हुए कल के लोग थे मधु। मेरा आज और मेरा आने वाला कल सिर्फ तुम हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मधु की आंखों से एक आंसू छलक पड़ा जो दुख का नहीं बल्कि राहत का था। उसने दीपक के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन क्या दीपक का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? और क्या शहर की चकाचौंध दीपक को फिर से अपनी ओर नहीं खींचेगी? दीपक और मधु के बीच पनपता यह नया रिश्ता गांव की हवाओं में घुलने लगा था। रॉकी और तान्या के जाने के बाद दीपक को एक बात समझ आ गई थी, वह अब उस पुरानी खोखली दुनिया का हिस्सा नहीं रह सकता। लेकिन खुशियों का यह पल छोटा साबित हुआ जब उसी शाम दीपक के पिता के सिंघानिया का फोन आया। दीपक, तुरंत घर वापस आ जाओ। हमारी कंपनी पर एक कानूनी संकट आया है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। गाड़ी रास्ते में है। कल सुबह तक तुम्हें घर पहुंचना है। दीपक का दिल बैठ गया। उसने मधु की तरफ देखा जो बरामदे में खड़ी दिया जला रही थी। दीपक उसके पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। तो आप जा रहे हैं? मधु ने शांत स्वर में पूछा, लेकिन उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द था। जाना होगा मधु, डैड मुसीबत में हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। यह मत समझना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। दीपक ने उसका हाथ थामते हुए कहा। मधु ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शहर की चमक बहुत तेज होती है दीपक जी। वहाँ बहुत अक्सर गांव के छोटे दिए धुंधले दिखाई देने लगते हैं। आप अपनी दुनिया में जा रहे हैं जहां आपका सम्मान है। हमारा क्या, हम तो यही मिट्टी में पले बढ़े हैं। अगली सुबह जब दीपक की बड़ी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, पूरा गांव उसे विदा करने आया था। मधु के पिता ने दीपक के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। दीपक की नजरें मधु को ढूंढ रही थी, जो दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी थी। वह सामने नहीं आई। शायद उसे डर था कि अगर वह सामने आई तो दीपक को जाने नहीं दे पाएगी या खुद टूट जाएगी। दीपक गाड़ी में बैठा और उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव पीछे छूट रहा था, धूल उड़ रही थी और उसके हाथ में वही नीला रुमाल था जो मधु ने उसे दिया था। शहर पहुंचते ही दीपक का स्वागत
शोर शराबे और ऊंची इमारतों ने किया। घर पहुंचते ही उसे फाइलों और मीटिंग्स के बीच झोंक दिया गया। तान्या और उसके दोस्त फिर से उसके चक्कर काटने लगे। कम ऑन दीपक, उस गांव के ड्रामा को भूल जाओ। देखो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी पार्टी रखी है। तान्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दीपक मीटिंग में तो होता, लेकिन उसका मन उस टूटे हुए स्कूल, उस मिट्टी के चूल्हे और मधु की उन कड़वी मीठी बातों में अटका रहता। उसे शहर की पार्टियों का म्यूजिक अब शोर लगने लगा था। वह रात रात भर जागकर मधु को मैसेज लिखने की सोचता, लेकिन फिर रुक जाता कि कहीं मधु उसे अपनी दुनिया में व्यस्त ना समझ ले। एक हफ्ते बाद दीपक के पिता ने उसे अपने केबिन में बुलाया। दीपक, तुमने इस संकट में बहुत अच्छा काम किया। मैं खुश हूँ कि तुम बदल गए हो। अब मैंने तय किया है कि तुम्हारी शादी तान्या से कर दी जाए। वह हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी है और तुम्हारे स्टैंडर्ड की है। दीपक सन्न रह गया। डैड, लेकिन आपने ही तो मुझे मधु से मिलने भेजा था। वह सिर्फ तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए था दीपक। मुझे लगा था कि तुम उसकी सादगी देखकर शहर की कद्र करोगे। मधु एक अच्छी लड़की है, लेकिन वह हमारे समाज में फिट नहीं होगी। वह एक स्कूल मास्टर की बेटी है और तुम करोड़ों के वारिस, पिता ने सख्त लहजे में कहा। दीपक को एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। उसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ करोड़ों की जायदाद और पिता का मान, और दूसरी तरफ वह सच्चा प्यार जिसने उसे इंसान बनाया था। दीपक ने अपनी जेब से वह नीला रुमाल निकाला और उसे कसकर भींच लिया। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। शहर की जगमगाती रोशनियों के बीच दीपक खुद को एक कैदी महसूस कर रहा था। उसके पिता ने तान्या के साथ उसकी सगाई का ऐलान कर दिया था और घर में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थी। तान्या बार बार दीपक के पास आकर उसे महंगे डिजाइनर कपड़े और अंगूठियों के कैटलॉग दिखा रही थी, लेकिन दीपक की आंखों के सामने बार बार मधु का वह सादगी भरा चेहरा और गांव की वह भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। एक शाम जब घर में सगाई का प्री पार्टी फंक्शन चल रहा था, दीपक बालकनी में अकेला खड़ा था। तभी तान्या वहां आई और उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, दीपक, तुम कितने बोरिंग हो गए हो। चलो ना अंदर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे मैंने सुना है उस गांव की लड़की ने तुम्हें कोई रुमाल दिया था। मैंने उसे डस्टबिन में फेंकवा दिया। वह बहुत गंदा था। यह सुनते ही दीपक के सब्र का बांध टूट गया। उसने झटके से तान्या का हाथ हटाया और चिल्लाया, वो रुमाल गंदा नहीं था तान्या, वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा था और तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी कि सादगी और वफा क्या होती है। दीपक सीधा अपने पिता के कमरे में गया। केके सिंघानिया अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठे थे। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। दीपक की आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। दीपक, मेहमानों के सामने तमाशा मत करो, उसके पिता ने फुसफुसा कर कहा। तमाशा? मैं नहीं, आप कर रहे हैं डैड। आपने मुझे इंसान बनाने के लिए मधु के पास भेजा था और जब मैं वाकई इंसान बन गया तो आप चाहते हैं कि मैं फिर से वही पत्थर का बूत बन जाऊं। मुझे आपकी ये दौलत, ये बिजनेस और ये दिखावे की दुनिया नहीं चाहिए। अगर मधु मेरे साथ नहीं है तो ये सब मिट्टी है। इतना कहकर दीपक ने अपने हाथों से अपनी महंगी घड़ी उतारी और मेज पर रख दी। उसने अपनी कार की चाबियां भी वहीं छोड़ दी। मैं जा रहा हूँ डैड, वहाँ जहाँ मुझे एक अमीर वारिस नहीं बल्कि सिर्फ दीपक होने का एहसास मिलता है। दीपक उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। उसके पास न उसकी लग्जरी गाड़ी थी और न ही उसका क्रेडिट कार्ड।
उसने बस एक टैक्सी पकड़ी और बस स्टैंड की ओर चल दिया। पूरी रात बस के सफर में वह सिर्फ मधु के बारे में सोचता रहा। उसके मन में डर था, क्या मधु उसे माफ करेगी? क्या वह अब भी उसका इंतजार कर रही होगी? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव की जमीन पर पड़ी, दीपक बस से नीचे उतरा। उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी। वह पैदल ही मधु के घर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह घर के आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि मधु तुलसी के पौधों के पास बैठी थी। उसके हाथों में वही नीली चूड़ियां थी जो दीपक ने उसे मेले में दिलाई थी। वह उदास थी और शून्य में देख रही थी। मधु, दीपक की आवाज गूंजी। मधु को लगा कि शायद यह उसका वहम है। उसने मुड़कर देखा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। सामने दीपक खड़ा था, बेहाल, थका हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। मधु दौड़ती हुई उसके पास आई, लेकिन अचानक रुक गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तो सगाई होने वाली थी ना? दीपक ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिना कुछ कहे मधु को अपनी बाहों में भर लिया। इस बार मधु ने उसे पीछे नहीं धकेला। दीपक ने उसके कान में धीरे से कहा, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ मधु। वो शहर, वो दौलत, वो झूठे लोग, सब कुछ। क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मेरी असली दौलत यहाँ तुम्हारी इन आँखों में है। क्या अब भी तुम कहोगी कि मैं एक घमंडी लड़का हूँ? मधु की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने दीपक को और कसकर थाम लिया। उस सुबह की ओस और उगते सूरज के बीच उन दोनों की धड़कनें एक हो रही थी। यह किसी फिल्मी रोमांस से कम नहीं था, जहां एक राजकुमार ने अपनी राजकुमारी के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया था। मधु की बाहों में जो सुकून दीपक को मिला, उसने उसे एहसास करा दिया कि उसने दुनिया का सबसे सही फैसला लिया है। लेकिन हकीकत की जमीन इतनी मखमली नहीं थी। दीपक अब वह अमीर शहजादा नहीं था जिसके एक इशारे पर दुनिया झुकती थी। उसके पास न रहने को आलीशान बंगला था और न ही जेब में लाखों रुपये। दीपक जी, आपने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया, पर क्या आप इस साधारण जिंदगी के उतार चढ़ाव सह पाएंगे? मधु ने चिंता भरे स्वर में पूछा, जब वे दोनों गांव की नदी के किनारे बैठे थे। दीपक ने मधु का हाथ थामते हुए उसकी आंखों में देखा। मधु, जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी महल की जरूरत नहीं है। मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। मधु के पिता, जो शुरू में इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें डर था कि दीपक शहर वापस लौट जाएगा, दीपक का त्याग देखकर पिघल गए। उन्होंने दीपक को अपने घर के एक छोटे से हिस्से में रहने की जगह दी। अगले ही दिन से दीपक की असली परीक्षा शुरू हुई। वह लड़का जिसने कभी पानी का गिलास खुद उठाकर नहीं पिया था, वह अब गांव के टूटे हुए स्कूल की मरम्मत के काम में जुट गया। उसने शहर से सीखी हुई अपनी मैनेजमेंट स्किल्स का इस्तेमाल किया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि कैसे वे अपनी मेहनत से गांव की सूरत बदल सकते हैं। दिन भर कड़ी धूप में काम करने के बाद जब दीपक शाम को घर लौटता तो उसके हाथों में छाले होते और बदन दर्द से टूट रहा होता। एक शाम मधु ने दीपक के हाथों पर तेल लगाते हुए देखा कि उसकी हथेलियां लाल पड़ गई है। क्यों कर रहे हैं आप यह सब? आप चाहे तो शहर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर सकते हैं। मधु की आंखों में आंसू थे। दीपक मुस्कुराया और मधु के चेहरे से एक लट हटाते हुए बोला, ये छाले मुझे याद दिलाते हैं मधु कि मैं जिंदा हूँ। शहर में तो सिर्फ एक मशीन था, और वैसे भी अपनी होने वाली पत्नी के गांव को संवारना मेरा हक है ना? मधु शर्मा गई और उसने अपना सिर दीपक के कंधे पर रख दिया।
चांदनी रात में पुराने रेडियो पर बजते धीमे संगीत के बीच दोनों का रोमांस परवान चढ़ रहा था। दीपक ने धीरे से मधु के लिए एक छोटी सी कविता गुनगुनाई जो उसने शहर में रहकर उसके लिए लिखी थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान आ रहा था। शहर में दीपक के पिता के सिंघानिया शांत नहीं बैठे थे। उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने गांव के सरपंच और कुछ रसूखदार लोगों को खरीदना शुरू कर दिया ताकि वे दीपक और मधु के परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सके। अचानक एक दिन स्कूल की मरम्मत का काम सरकारी आदेश बताकर रुकवा दिया गया। इतना ही नहीं, मधु के पिता को स्कूल से सस्पेंड करने की धमकी दी गई। गांव में अफवाह फैला दी गई कि दीपक एक भगौड़ा है और वह गांव की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने आया है। गांव के लोग जो कल तक दीपक की तारीफ कर रहे थे अब उसे शक की निगाह से देखने लगे। दीपक समझ गया कि यह उसके पिता की चाल है। तुम्हें जाना होगा दीपक, तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की बदनामी हो रही है, मधु के पिता ने भारी मन से कहा। मधु रोने लगी। नहीं पिताजी, दीपक जी ने कुछ गलत नहीं किया। दीपक ने मधु को शांत करवाया और गांव वालों के सामने खड़ा होकर बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मेरे पिता को लगता है कि वो पैसे से मेरा प्यार और मेरा हौसला खरीद सकते हैं तो उन्हें गलत फहमी है। मैं यहीं रहूंगा और साबित करूंगा कि एक इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके चरित्र से होती है। दीपक की आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे देखकर सरपंच भी पीछे हट गया। उस रात दीपक और मधु ने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की कसम खाई। उन्हें पता था कि लड़ाई अब और भी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उनके सामने शहर की सबसे बड़ी ताकत खड़ी थी। गांव में तनाव का माहौल था, लेकिन दीपक और मधु के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत की आंच और भी तेज हो गई थी। समाज और परिवार के दबाव ने उन्हें दूर करने के बजाय और करीब ला दिया था। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, दीपक बेचैनी की वजह से छत पर टहल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान तारों से जगमगा रहा था। तभी उसने देखा कि मधु सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। उसके हाथ में दूध का गिलास था और आंखों में दीपक के लिए अपार स्नेह। आप अभी तक सोए नहीं? मधु ने पास आकर धीमे स्वर में पूछा। दीपक ने उसे देखा। चांदनी की रोशनी में मधु का चेहरा किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। उसने मधु का हाथ थाम लिया और उसे अपनी ओर खींचा। नींद कहाँ आती है मधु, जब दिल में इतने सारे सवाल और सामने तुम हो। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे डैड की नफरत हमारे इस छोटे से संसार को जला न दे। मधु ने अपना दूसरा हाथ दीपक के गाल पर रखा। दीपक जी, डर उसे लगता है जिसे खोने का डर हो। मैंने तो आपको पा लिया है, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, पर जब तक आपकी धड़कनें मेरे नाम के साथ चलती है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दीपक ने गहराई से मधु की आंखों में झांका। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, बस एक अनकहा एहसास था। उसने धीरे से मधु को अपनी बाहों में भर लिया। मधु ने अपना सिर दीपक के सीने पर रख दिया, जहां उसे दीपक के दिल की तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मधु, मैंने शहर में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन तुम्हारी सादगी ने मेरा जो हाल किया है वो कोई और नहीं कर सका। तुम जानती हो, तुम मेरी ताकत हो। दीपक ने उसके माथे को चूमते हुए बहुत ही रोमांटिक लहजे में कहा। मधु ने अपनी पलकें झुका ली और शर्माते हुए बोली, और आप मेरे वो अभिमान हैं जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं, बस आपका ये साथ हमेशा चाहिए। दीपक ने मधु के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया
और उसके बेहद करीब आ गया। उनके बीच की दूरी मिटने लगी थी। ठंडी रात में उन दोनों की सांसों की गर्मी एक दूसरे को सुकून दे रही थी। दीपक ने बहुत ही कोमलता से मधु के होठों के पास फुसफुसाया, मैं वादा करता हूँ मधु, इस गांव की मिट्टी गवाह है, तुम्हें कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ प्यार होगा। तभी अचानक दूर से गांव के पहरेदार की आवाज आई, जिससे दोनों का ध्यान टूटा। मधु थोड़ा पीछे हटी और मुस्कुराते हुए बोली, अब सो जाइए, कल सुबह हमें फिर से उस स्कूल के लिए लड़ना है। दीपक ने उसका हाथ चूमते हुए विदा किया। मधु के जाने के बाद भी दीपक की हथेलियों में मधु के हाथों की गर्माहट बनी हुई थी। वह रात उनके लिए सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक नया संकल्प थी। लेकिन अगले ही दिन सुबह गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। दीपक के पिता ने इस बार सिर्फ धमकी नहीं भेजी थी, बल्कि वह खुद एक कानूनी नोटिस लेकर आए थे। उन्होंने उस जमीन को खरीदने का दावा किया था जिस पर मधु का घर और स्कूल बना हुआ था। दीपक के पिता के सिंघानिया अपनी लग्जरी कार से बाहर निकले। उनके चेहरे पर वही पुरानी सिकन और घमंड था। उनके हाथ में कुछ दस्तावेज थे जिन्हें उन्होंने हवा में लहराते हुए सरपंच और गांव वालों के सामने पेश किया। इस जमीन का मालिकाना हक अब मेरी कंपनी के पास है। यहाँ एक बड़ा रिसोर्ट बनेगा। इसका मतलब है कि यह घर और यह स्कूल अब अवैध है। इन्हें कल सुबह तक खाली करना होगा, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मधु के पिता का चेहरा पीला पड़ गया और मधु की आंखों में खौफ तैर गया। दीपक आगे बढ़ा और अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बोला, आप इतना नीचे गिर सकते हैं डैड, मैंने सोचा नहीं था। अपने ही बेटे की खुशियां छीनने के लिए आप गरीबों के सिर से छत छीन रहे हैं। मैं तुम्हें औकात दिखा रहा हूँ दीपक। बिना पैसे के तुम्हारा ये प्यार और ये आदर्श सिर्फ कागज के पन्ने हैं। पिता ने उपहास किया। गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे। उन्हें लगा कि एक बड़े शहर के रईस आदमी से जीतना नामुमकिन है। लेकिन तभी दीपक ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दीपक ने अपनी जेब से एक पुराना दस्तावेज निकाला जिसे वह पिछले कुछ दिनों से शहर के अपने पुराने वकीलों की मदद से तैयार करवा रहा था। डैड, आप शायद भूल गए कि इस जमीन का कुछ हिस्सा मेरी माँ के नाम पर था, जो उन्होंने वसीयत में मेरे नाम किया था, और कानूनन बिना मेरी सहमति के आप इस जमीन का सौदा नहीं कर सकते। आपने जो कागजात दिखाए हैं वो आधे अधूरे हैं। के सिंघानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि दीपक इतना बड़ा खेल खेल जाएगा। दीपक ने गांव वालों की तरफ मुड़कर कहा, भाइयों और बहनों, यह जमीन आपकी है और आपकी ही रहेगी। मैं इस जमीन का हिस्सा गांव के स्कूल और अस्पताल के नाम करता हूँ। अब कोई भी इसे हमसे नहीं छीन सकता। गांव वालों में अचानक जोश भर गया। जो लोग डरे हुए थे वे अब दीपक और मधु के समर्थन में नारे लगाने लगे। अपमानित महसूस करते हुए के सिंघानिया अपनी गाड़ी में बैठकर वापस शहर की ओर लौट आए। यह दीपक की अपने पिता के अहंकार पर पहली बड़ी जीत थी। उस शाम जब जीत का जश्न शांत हुआ, दीपक और मधु पुरानी बावड़ी के पास मिले। चारों ओर दियों की रोशनी थी। मधु ने दीपक का हाथ थामकर कहा, आज आपने सिर्फ घर नहीं बचाया दीपक जी, आपने हजारों लोगों का विश्वास बचाया है। मुझे आप पर गर्व है। दीपक ने उसे अपनी ओर खींचा और बहुत ही प्यार से उसके माथे पर अपना सिर टिका दिया। यह जीत मेरी नहीं है मधु, यह हमारे प्यार की है। तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत पैसे में नहीं, सच में होती है।
बावड़ी के शांत पानी में चांद का अक्स कांप रहा था। दीपक ने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमल की डिब्बी निकाली। उसने उसे खोला तो अंदर एक साधारण लेकिन बहुत ही सुंदर सोने की अंगूठी थी। मेरे पास अब करोड़ों की जायदाद नहीं है मधु, लेकिन मेहनत से कमाई हुई इस अंगूठी में मेरा पूरा जीवन है। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? मधु की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने बिना बोले अपनी उंगली आगे कर दी। दीपक ने जैसे ही उसे अंगूठी पहनाई, ठंडी हवा के एक झोंके ने दोनों को अपनी आगोश में ले लिया। उस रात सितारों की गवाही में दोनों एक दूसरे को अपना मान लिया। गांव के पुराने मंदिर को फूलों और दियों से किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज दीपक और मधु की शादी थी। यह सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि सादगी की अहंकार पर जीत का उत्सव था। पूरे गांव में खुशी की लहर थी। दीपक ने अपनी मेहनत की कमाई से एक साधारण लेकिन गरिमामय शेरवानी पहनी थी, जिसमें वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही मधु मंडप की ओर बढ़ी, दीपक की सांसें थम गई। लाल जोड़े में सजी मधु, जिसकी आंखों में शर्म और लज्जा के साथ साथ दीपक के लिए अटूट विश्वास था, साक्षात देवी जैसी लग रही थी। दीपक ने आगे बढ़कर मधु का हाथ थाम लिया। उस छुअन में एक वादा था, उम्र भर साथ निभाने का। शादी की रस्में पूरी हुई और अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए। जब दीपक ने मधु की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया, तो आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। तभी मंदिर के द्वार पर एक काली गाड़ी आकर रुकी। सब डर गए कि कहीं केके सिंघानिया फिर कोई हंगामा न कर दे। लेकिन जब वे गाड़ी से उतरे तो उनके हाथ में कानूनी कागजात नहीं, बल्कि सगुन का थाल था। दीपक के त्याग और गांव वालों के प्यार ने उनके पत्थर दिल को पिघला दिया था। वे दीपक के पास आए और नम आंखों से बोले, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि असली रईसी तिजोरी में नहीं, चरित्र में होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो और अपनी इस दुल्हन के साथ घर वापस चलो। दीपक ने अपने पिता के पैर छुए और मुस्कुराते हुए कहा, डैड, मैं घर जरूर आऊंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। मेरा दिल अब इस गांव में और मधु में बसता है। हम शहर और गांव के बीच एक ऐसा पुल बनाएंगे जहां हर किसी को सम्मान मिले। रात ढल चुकी थी। विदाई के बाद दीपक मधु को गांव के पास वाली उसी पहाड़ी पर ले गया, जहां से पूरा गांव और दूर शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थी। पूर्णिमा का चांद अपने पूरे शबाब पर था। दीपक ने मधु को पीछे से अपनी बाहों में घेर लिया। ठंडी हवा मधु की जुल्फों से खेल रही थी। सब कुछ कितना बदल गया ना मधु। एक वक्त था जब मैं यहाँ सिर्फ नफरत और घमंड लेकर आया था। दीपक ने मधु के कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए कहा। मधु ने घूमकर दीपक के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसकी आंखों में डूबते हुए बोली, और देखिए, आज आप यहाँ अपना सब कुछ पा चुके हैं। आपने मुझे बदल दिया दीपक जी। दीपक ने बहुत ही कोमलता से मधु के चेहरे को अपने हाथों में लिया। चांदनी की रोशनी उनके चेहरों पर संतरंगी चमक बिखेर रही थी। नहीं मधु, तुमने मुझे बदला है। तुमने मुझे दीपक बनाया है, जो अब सिर्फ रोशनी फैलाएगा। दीपक धीरे से मधु के और करीब आया। उनके बीच की दूरियां मिट गई और उस शांत एकांत पहाड़ी पर तारों की छांव में दीपक ने मधु के माथे को चूमा और फिर उसे अपनी आगोश में भींच लिया। यह मिलन सिर्फ 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 ऐसी रूहों का था जिन्होंने दुनिया की हर मुश्किल को अपने प्यार से हरा दिया था। गांव की शांत वादियों में उनकी धड़कनें एक राग की तरह गूंज रही थी। दीपक और मधु की यह इश्क
की नई राह अब एक ऐसी मंजिल पर पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार का साम्राज्य था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।